अभी तक अवगत नहीं है और उसी समस्या को लेकर आज हम जुड़ चुके हैं पूर्व सभापति भभुआ नगर के जॉनी आर्य के पास। मुंडेश्वरी जो देश के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, उसमें व्यवस्था के लेकर आप क्या कहेंगे? की सरकार, बिहार सरकार इस मंदिर से बिल्कुल ही अनजान है। मुझे महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कभी भी चले जाइएगा नवरात्र में या जनरल भी चले जाइए, कहीं कोई अगर महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था हो तो बता दीजिए आप। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति जो अपनी आस्था दिखाते हैं वो मां मुंडेश्वरी के प्रांगण में और देश में भी दिख नहीं रहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं राहुल कुमार गुप्ता। समस्याओं की भीड़ में और चेयरमैन साहब के बीच में आइए हम इनसे बहुत सी ऐसी समस्या है, बहुत सी ऐसी दिक्कत है, परेशानियां हैं जिससे अभी सरकार और यहाँ के सभापति और यहाँ के लोग अभी तक अवगत नहीं है और उसी समस्या को लेकर आज हम जुड़ चुके हैं पूर्व सभापति भभुआ नगर के जॉनी आर्य के पास। पहले तो नमस्कार। और सबसे बड़ी विगत समस्या मुंडेश्वरी धाम की है और इनसे फोन करके जब हमने पूछा कि वहां की हालातों के बारे में, सामंजस्य और समस्या के बारे में अवगत हुए तो इनसे मिलने का मन हुआ और मिले और इनसे सारी वो समस्या पूछेंगे जो वहां की समस्या अभी उत्पन्न हुआ है। पहले तो आप बताइए कि मुंडेश्वरी जो देश के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है, उसमें व्यवस्था के लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले राहुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा अग्रसर रहते हैं। और आपने जो मुद्दा लिया है मां मुंडेश्वरी प्रांगण का, जो सबसे आप गूगल में सर्च भी करिएगा तो शायद विश्व का सबसे प्राचीनतम हिंदू मंदिर है मां मुंडेश्वरी धाम। और यहाँ की सरकार, बिहार सरकार इस मंदिर से बिल्कुल ही अनजान है। मुझे लगता है आप चले जाइए वैष्णो देवी, वहां पे इतनी सारी सुविधाएं हैं सरकार ने दे रखी है, उसकी तुलना में जो सबसे प्राचीनतम मां मुंडेश्वरी है, एक शक्तिपीठ है जहां जिंदा बलि दी जाती है। ये अपने आप में एक आश्चर्य है और ईश्वर है, ये दिखता है मां मुंडेश्वरी के प्रांगण में। लेकिन सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है। सबसे मुद्दा तो वहां पे देख लीजिए, भले कुछ हो रहा है लेकिन महिलाओं के प्रति जो सरकार कहती है मैं बहुत सजग हूं, वहां पे महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कभी भी चले जाइएगा नवरात्र में या जनरल भी चले जाइए, कहीं कोई अगर महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था हो तो बता दीजिए आप। तो ये सरकार की निष्क्रियता दिखाती है कि महिलाओं का जो सिर्फ नाम लेके राजनीतिकरण करती है, उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार कभी इस मंदिर के प्रांगण में अग्रसर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो स्वच्छ भारत अभियान का बात करते हैं, स्वच्छ गांव हो, स्वच्छ नगर हो, वहां पर स्वच्छता पर 1% ध्यान नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता पे ध्यान देते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन शायद वो इस देश से गरीबी की जो पराकाष्ठा, जो गरीबी है उसी को मिटाने के कगार पे हैं। गरीब रहे ही ना, ऐसे ऐसे कारनामे कर रहे हैं तो फिर उनसे हम अपेक्षा भी अब नहीं कर रहे हैं। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति जो अपनी आस्था दिखाते हैं वो मां मुंडेश्वरी के प्रांगण में और देश में भी दिख नहीं रहा है। महिलाएं अभी भी असुरक्षित हैं। महिलाओं, हमारी जो छात्राएं हैं आत्महत्याएं कर रही हैं। अभी पेपर लीक हुआ है, कितनी छात्राओं ने आत्महत्या किया, कितने छात्रों ने आत्महत्या किया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी उन छात्राओं के बारे में, पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक का प तक बोलने को तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका हमारे भारतीयों को मार रहा है, वो अमेरिका के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये सब चीजें हैं जो कष्ट देता है, दुख देता है। और अभी फिलहाल हाल में जो अभी घटना अतिक्रमण का चल रहा है भभुआ नगर पे, इसको लेकर आप जो आवाज उठाए थे, इसको लेकर कहां तक ले आपकी बात पहुंच रही है सरकार के पास? देखिए, हम लोग माध्यम है कि गरीब लोगों के समस्याओं को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जाए। अभी जैसे फेसबुक पे भी चल रहा था अतिक्रमण को लेकर, अतिक्रमण कुछ लोग ये भी कमेंट किए कि अच्छा हुआ ठेले वाले बहुत जाम करते हैं, अच्छा हुआ रिक्शा वाले बहुत जाम करते हैं। लेकिन जो लिख रहे हैं उनसे आप जरूर पूछिएगा कि इस शहर में क्या अतिक्रमण सिर्फ मेन रोड पे है? आप भभुआ नगर को ही हम लेते हैं, किसी भी वार्ड के किसी भी गली में चले जाइए, हर गली में आपको अतिक्रमण मिलेगा। और उस गली में अतिक्रमण करने वाले वो पढ़े लिखे, इसी समाज के रहने वाले, वो भी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं।
कहीं गली में चलाई जहां 15 फीट की गली है, वो गली 6 फीट की बनी हुई है, उसी में सीढ़ी निकाले हैं, बारजा निकाले हैं, गाड़ी खड़े कर रहे हैं, पार्किंग कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है जो आज गरीब ठेला वालों पे और ई रिक्शा वालों पे हास्यास्पद टिप्पणी कर रहे हैं? अरे गरीब वाले जो ठेला वाले हैं वो अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इस महंगाई में दिन रात रोड पे खड़ा होके कमाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण डेली कमाते हैं और डेली खिलाते हैं। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ पिटा गए ठेला वाले, बड़ी जाम करत रहा, गाली से उनको अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वो भी देख लें कि उनके वार्ड के उनके गलियों में कितना लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। क्या वो अतिक्रमण नहीं है? आप उस 15 फीट की गली में एक 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं। तो मेरा कहना कि अतिक्रमण पूरे भभुआ के हर गलियों में है, मेन रोड पे है, उसका एक मास्टर प्लान के तहत उसका निराकरण होना चाहिए और उन समस्याओं का निदान होना चाहिए। कल जब हुआ था, कल एक ठेला हमारे भाई का ठेले को पलट दिया गया, आम का जूस बेचारा बेचता था, रोड के किनारे बेचता था, उसके ठेला को पलट के बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने सड़क जाम किया, रोड जाम करते हुए प्रशासन को आना पड़ा कि जो अतिक्रमण आप 3 महीने पे लाठी डंडा लेके गरीबों के पीछे पड़ जाते हैं, उसका एक समुचित समाधान करिए। तो उसके बाद धरना प्रदर्शन खत्म करते हुए जब हम लोग गए कार्यालय में, तो हम लोगों ने एक मास्टर प्लान उनको दिया। हम लोगों ने कहा कि जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, शहर में ई रिक्शा की संख्या कितनी है हम लोग को नहीं मालूम है, ई रिक्शा वालों को सुव्यवस्थित करके एक पार्किंग की व्यवस्था दिया जाए, जहां से ई रिक्शा के लोग सवारी वहां बैठाएंगे और उनको वहां पे छोड़ेंगे। समस्याएं सबकी है, समस्या ई रिक्शा की है, ठेला वालों की है, बस पड़ाव की है। आम जनमानस कहीं भी कहीं शॉपिंग करने जाता है, उसको कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसको भी मजबूरी में मोटरसाइकिल सड़क पे खड़ा करना पड़ता है, 4 व्हीलर को सड़क पे खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने, इस प्रशासन ने कहीं पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं दी, हमारे किसी को भी नहीं दी है। तो मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है, जो हम लोगों ने बताया, आप बिजली ऑफिस के पास चले जाइए, बिजली ऑफिस की तरफ पूरा स्पेस हमारा खाली है। हमने कहा कि वहां पे जो हमारे ई रिक्शा वाले भाई हैं, उनको वहां पे एक पड़ाव दे दीजिए, उस पड़ाव पे जो भी सवारी होंगे वहां पे आएंगे, अपना सवारी लेके चले जाएंगे। और अगर कहीं रोड पे, बीच रोड पे कहीं वो सवारी ना बैठाएं, अगर सवारी बैठाना है तो कहीं किनारे खड़ा करके सवारी बैठाएं, फिर वो जा सकते हैं। ठेला वालों से कहा कि वेंडर जोन बना दीजिए आप। जो भी चौक चौराहे हैं, जैसे एकता चौक है, पटेल चौक है, जयप्रकाश चौक है, हम लोगों ने बोला कि जो चौराहे का एरिया होता है वहां पे चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, 4 व्हीलर आते हैं, 2 व्हीलर आते हैं, यात्रियों का, लोगों का आवागमन होता है, आम जनमानस का आवागमन होता है, ट्रांसपोर्टिंग की गाड़ियां आती हैं। तो वो एरिया जो 50 फीट के दायरे में, सिर्फ 50 फीट के दायरे में अगर ठेले वाले नहीं लगा रहे हैं तो वहां कोई ई रिक्शा नहीं लगेगा, ना कोई ठेला लगेगा, ना कोई बस लगेगा, ना कोई 4 व्हीलर, ना कोई 2 व्हीलर लगेगा। तो जाएंगे कहाँ ई रिक्शा वाले? तो हमने तो बताया कि जो बिजली ऑफिस का है वहां पे एक पड़ाव बन जाए, राजेंद्र सरोवर के पास पड़ाव बन जाए, मां मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल के पास पड़ाव बन जाए, स्टेडियम के पास पड़ाव बन जाए, उन लोगों को एक पड़ाव की व्यवस्था दी जाए। जितने रिक्शा वाले हैं वहां पे पानी की समुचित व्यवस्था दी जाए, कि उनको शेड लगा कर दिया जाए कि वो भी बेचारे गरीब है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ठेले वाले भी वो भी पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनको एक व्यवस्था दीजिए, लाठी डंडा लेके उनके पीछे मत चले जाइए। तो हम लोगों ने कहा कि 50 फीट का जो दायरा है सिर्फ, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, मान लीजिए कोई ठेला वाला ही वहां पे अगर चौराहे पे ठेला लगा दिया तो वहां पे मोटरसाइकिल खड़ा हो जाएगा, मोटरसाइकिल लेके सामान लेगा, 4 व्हीलर वाला वहां पे गाड़ी खड़ा के सामान लेगा, तो वहां पे एक जाम की समस्या होती है। 50 फीट के बाद सिर्फ चौराहे से, उसके बाद पूरा वेंडर जोन बना दीजिए आप ठेले वालों के लिए, समुचित वेंडर जोन का तो लगा हुआ है बोर्ड। वेंडर जोन कोई कड़ाई नहीं है, आप चले जाइए, वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वहीं पे बस खड़ा है, कभी हटाया है, कभी 4 व्हीलर हटाया, हटाता किसको? गरीब वालों को। ई रिक्शा वालों को मारना शुरू कर देगा, ठेला वालों को मारना शुरू कर देगा, है हिम्मत की बस वालों को मार दे, है उसके में हिम्मत की जो 4 व्हीलर लगाता है बीच चौराहे पे उसको मार दे, मोटरसाइकिल वालों को मार दे। उसकी हिम्मत पूंजीपतियों को नहीं है, बड़े लोगों को नहीं मारता, वो हमारे कमजोर लोगों को मारता। किसको मारेगा? ई रिक्शा को मारेगा, ठेला वालों को मारेगा। तो जो अपना दबंगई दिखा रहा है नगर प्रशासन, और जो वहां पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, वो सिर्फ इसलिए खड़ा होता है कि जब भी उस चौक चौराहे से हमारे प्रशासन के डीएम एसपी पदाधिकारियों की गाड़ी जाए तो उन गाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, उनको पास हम कर दें। उस रास्ते से, उस चौराहे से जब नेताओं की गाड़ी जाए तो उसको हम बाईपास कर दें, उनको कोई व्यवस्था ना हो, दिक्कत हो, आम जनमानस मरे, उस जाम में उसका समय बर्बाद हो, इसके पीछे कुछ नहीं सोचना है। तो मेरा यही कहना है
कि आप समुचित व्यवस्था दीजिए। आप एकता चौक जो महावीर मंदिर से जो चौक बाजार जाता है उसको वन वे करिए, इधर से गाड़ियां जाएंगी और कुदरा बाईपास से गाड़ियां आएंगी। सब्जी मंडी को वन वे कर दिए, सब्जी मंडी से गाड़ियां जाएंगी और ब्रह्मचारी पोखरा होते हुए आएंगी। ऐसी व्यवस्था, पड़ाव की व्यवस्था, ई रिक्शा की व्यवस्था, ठेला वालों की व्यवस्था, सब कुछ आप व्यवस्थित करके दीजिए, उसके बाद आप फाइन मारिए तो कोई गलत करता है तो। उसी क्रम में आपसे इतना जानना चाहते हैं कि आप कुछ रोज पहले या कुछ महीने साल भर पहले एक आवाज आप उठाए थे एक्सीडेंट पर, जो कि भभुआ और मोहनिया के बीच में जो रोड आ रहा है उस रोड को चौड़ीकरण हो चुका है और उस पे लगातार तेज गाड़ियां, ई रिक्शा हो, ऑटो हो, बाइक हो, तेज आती है। उस पे एक्सीडेंटल का सबसे ज्यादा हब बन चुका है। उस पे आप आवाज भी उठाए थे, लेकिन क्या हुआ उस पे लेकर उस पे चर्चा करते हैं। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि जो मां मुंडेश्वरी का ये कैमूर जो है मां मुंडेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। मोहनिया मुंडेश्वरी गेट के बाद से हमने कहा था कि मोहनिया नहीं, सीधे मुंडेश्वरी गेट तक, मुंडेश्वरी कब जाइएगा मुकरी की तरफ से तो वहां रोड संकीर्ण है, उस रोड को भी चौड़ा किया जाए, वहां भी डिवाइडर बनाया जाए और मुंडेश्वरी गेट मोहनिया से शुरू करके भभुआ तक आप बीच में डिवाइडर की व्यवस्था करिए जिससे एक्सीडेंट कम होगा। उन डिवाइडरों पर मां मुंडेश्वरी का चलचित्र फोटो लगा के उसका प्रचार प्रसार करिए। दोनों साइड में मास्क, लाइट, हाईलाइट मास्क लगाइए, लाइट की व्यवस्था करिए। जो डिवाइडर बनाइए, डिवाइडर पे पेड़ पौधे लगे हों, डिवाइडर पे एडवर्टीजमेंट भी लगा होता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, उससे आपका आमदनी का जरिया भी होगा। ये सब हमारे कैमूर में पर्यटन का हब है। करकटगढ़ चले जाइए, आप डैम चले जाइए, जगदम्बा डैम चले जाइए, बहुत सारे ऐसे स्थल है हमारे। ये अभी चैनपुर में वो है, कौन मंदिर है, हरसू ब्रह्म मंदिर है, वहां से कितने लोग आते हैं। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे व्यापारियों के लिए नए नए व्यापार और लोगों का आवागमन पर्यटन के लिए बहुत बड़ा ये हब बन सकता है, लेकिन सरकार निष्क्रिय है। सरकार, जनता मर रही है, मरे, एक्सीडेंट में मरे, 4 लाख मुआवजा तो दे रहा है, 5 लाख रुपए। सरकार व्यवस्था नहीं देती है, हमारे मरने का इंतजार करती है और मुआवजा देती है। ये मान रहे हैं कि सरकार मुआ रही है? सरकार तो मार ही रही है। अच्छा ये बताइए, हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो सरकार 1000 रुपए फाइन मारता है, कहता है कि अगर हेलमेट नहीं लगाओगे तो तुम मर जाओगे। ठीक है, और सरकार जहां गड्ढे खोदी हुई है, रोड का गड्ढा है, वहां पे एक्सीडेंट होता है, डिवाइडर ऐसे बनाए हुए वहां पे एक्सीडेंट होता है, तो सरकार पे क्या दंड लगता है बता दीजिए। आम जनता पे देखिए अगर दंड लगा रहे हैं आप ठेकेदार सड़क बना रहे हैं, अभी चले जाइए नाला बन रहा है, यहाँ भी नाला बन रहा है, चले जाइए वहां पे कैमूर स्तंभ की तरफ भी नाला बन रहा है, बिना नापी का, बेतरतीब तरीके से, बिना लेबल का नाला बन रहा है। वहां पे आपको पहले हमारा रोड की चौड़ाई कितनी है रोड को नापना चाहिए, उसके बाद नाले की व्यवस्था करनी चाहिए। आप रोड को और संकीर्ण कर रहे हैं। नाला का पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका कोई लेवल नहीं है। ठेकेदार आ रहे हैं, नाला लिए और बस ढालना शुरू कर दिए, और भी क्वालिटी आप देख लीजिए। अभी 10 साल पहले वो नाला बना था, फिर बन रहा है, फिर 5 साल बाद फिर नाला बनेगा, लेकिन समस्या ये पूरे भभुआ की समस्या नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। उसी समस्या में एक समस्या और निकल कर आती है, हमारा भभुआ के सदर अस्पताल, जहां के अभी हाल में ही एक किन्नर समाज की, वहां की एक लेडीज आवाज उठाई थी कि एम्बुलेंस का वो जर्जर स्थिति हो चुका है कि मृत लाश यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार एम्बुलेंस का वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था हो भी रहा है तो बुलाया जा रहा है, अभी तो आ रहा है 2 घंटा के बाद। इस पर आप क्या कहेंगे कि सदर अस्पताल का अभी जो हाल है एम्बुलेंस पे, उस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, सदर अस्पताल का स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। सदर अस्पताल में बरसात में पानी लगता है, एम्बुलेंस नहीं मिलता, पोस्टमार्टम करने के लिए किसी को बुलाना पड़ता है। अब बताइए उस परिवार पे क्या बीतेगा जब पोस्टमार्टम करा रहा है तो ऐसे ही उस पर आफत आया हुआ है, और पोस्टमार्टम करने के लिए फोन करिए तो आता नहीं है। मरीज मर रहा है, एम्बुलेंस